हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। अननोन वाइफ ऑफ बिलियनियर पार्ट 40। इशिका हार नहीं मानना चाहती थी। वो एक बार फिर अभिमन्यु से मिलने राजवंश एम्पायर जाने वाली थी। ना चाहते हुए भी इशिका के ऊपर अभिमन्यु की दादी वसुधा जी की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। इशिका ने वसुधा को दिसांग के पास छोड़ा और खुद अपनी स्कूटी लेकर राजवंश एम्पायर पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचते ही अंदर जाने से पहले इशिका ने मन ही मन कहा, मिस्टर राजवंश का शेड्यूल काफ़ी टाइट रहता है। या तो वो काम कर रहे होते हैं या फिर मीटिंग में। दिशांक ने जो मेल भेजा था उसके हिसाब से फ़िलहाल के वक्त वो ऑफिस में ही होंगी। इशिका ने खुद के चेहरे के भाव को सख्त किया और फिर अंदर चली गई। एक बार फिर उसे रिसेप्शनिस्ट की परमिशन लेनी थी। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी तरफ देखा और भाव उठाकर कहा, आप फिर से यहाँ पर आ गई मिस सिंघानिया। जहाँ तक मुझे पता है आज कोई पार्सल नहीं आने वाला था। पृथ्वी सर ने साफ मना किया है आपको ऊपर भेजने के लिए। इशिका ने उसकी आंखों में देखा और कहा, लेकिन आज मैं पार्सल देने नहीं आई हूँ। मुझे वो। इशिका की बात पूरी होने से पहले ही रिसेप्शनिस्ट ने उसे बीच में काटते हुए कहा, क्या मुझे वो? ये कोई मॉल नहीं है जहाँ जब आपका मन करे आप मुंह उठाकर चली आएं। वो काफ़ी बदतमीजी से बात कर रही थी। इशिका उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। रिसेप्शनिस्ट ने गहरी सांस ली और सिर हिलाकर कहा, ठीक है, फिर अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए। उसके बाद मैं आपको बिना किसी सवाल के ऊपर जाने दूंगी। इशिका के पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था। उसे अभिमन्यु से मिलना भी जरूरी था। इशिका ने ना में सिर हिलाकर कहा, वो तो मेरे पास नहीं है। रिसेप्शनिस्ट इशिका से बात करते हुए काफ़ी रूडली पेश आ रही थी, लेकिन अचानक इशिका ने देखा उसके चेहरे पर चमक आ गई और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट। रिसेप्शनिस्ट ने उसी मुस्कुराहट के साथ तेज आवाज़ में कहा, मिस सिंघानिया आप यहाँ, प्लीज कम, यू आर मोस्ट वेलकम। इशिका ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ आयशा खड़ी थी। आयशा ने इशिका की तरफ देखकर आंखें छोटी की और फिर मुस्कुराते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास आ गई। आयशा ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर कहा, वो मैं यहाँ नक्श से मिलने के लिए आई थी। बोलते हुए उसने इशिका की तरफ देखा और सिर झटक कर कहा, बट हाँ, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। कैसे बात कर रही हैं मैम आप तो राजवंश खानदान की होने वाली बहू हैं। आपको किसी तरह की अपॉइंटमेंट लेटर या परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप बस मेरे साथ आइए। रिसेप्शनिस्ट ने काफ़ी अदब से कहा और फिर अपने कार्ड से लॉबी के आगे का डोर ओपन किया। जाने से पहले आयशा ने इशिका की तरफ देखकर तिरछी मुस्कुराहट दी। उसके चेहरे के एक्सपेक्टेशन यही जाहिर कर रहे थे कि उसे बिना किसी अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर जाने दिया गया, जबकि इशिका वहीं पर खड़ी थी। यही उसकी औकात थी। लिफ्ट के अंदर जाने से पहले आयशा ने तेज आवाज़ में कहा, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा इशिका कि कहीं भी जाने से पहले एक बार जगह तो देख लिया करो। ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है जहां तुम मुंह उठाकर चली जाओगी। तुम्हें ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बावजूद तुम इस रिसेप्शनिस्ट को क्यों परेशान कर रही हो? लेकिन मैंने इसे कब परेशान किया? इशिका मन ही मन बड़बड़ाकर बोली। वो आयशा की आदतों से अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आयशा ने आगे रिसेप्शनिस्ट से कहा, मेरी बहन की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये जिद्दी और बेशर्म है। ऐसे लोगों की वजह से आपका काम मुश्किल रहता होगा। रिसेप्शनिस्ट ने हाँ में सिर हिलाया। आयशा वहाँ से जा चुकी थी। आयशा के सामने रिसेप्शनिस्ट काफ़ी मुस्कुराकर और नरमी से बात कर रही थी, तो इशिका के सामने आते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन फिर से सख्त हो गए और वो उसी अंदाज में बोली, देखिए मैडम, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। पृथ्वी सर ने साफ मना किया है कि आपके ऊपर नहीं जाने देना है। मैं उनकी इच्छा के खिलाफ आपको ऊपर नहीं भेज सकती हूँ। आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए। इशिका समझ चुकी थी कि पृथ्वी ने ऐसा क्यों किया होगा। पिछली बार भी जब इशिका ऊपर गई थी तब वो खुश नहीं था। शायद वो नहीं चाहता होगा कि इशिका अभिमन्यु के क्लोज जाए। मुझे उनसे काम है, इशिका ने प्लीडिंग वे में कहा। अपॉइंटमेंट लेकर आइए, फिर मैं जाने दूंगी। फिलहाल के लिए आप यहाँ से खुद जा रही हैं या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? रिसेप्शनिस्ट ने इस बार हल्के गुस्से में कहा, ठीक है, फिर मैं वेटिंग एरिया में बैठकर मिस्टर राजवंश के आने का वेट कर लेती हूँ। इशिका ने शांति से जवाब दिया और फिर रिसेप्शन एरिया से कुछ दूर लॉबी में एक काउच पर जाकर बैठ गई। इशिका ने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल निकाला।
उसके पास इंतज़ार करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। वो जानती थी कि अभिमन्यु से मिलना इतना आसान नहीं रहने वाला था। वहीं इस बीच अभिमन्यु अपनी मीटिंग से फ्री हुआ था। उसने अपना मोबाइल चेक किया तो व्हाट्सएप चैट में सबसे ऊपर इशिका का नंबर था, जो उसने काइंड किडनैपर के नाम से सेव किया था। न जाने क्यों उसने इशिका को इतना अजीब नाम दिया था। अभिमन्यु ने तुरंत इशिका को मैसेज करते हुए लिखा, दादी क्या कर रही हैं? उनकी तबीयत तो नहीं बिगड़ी ना? इशिका भी टाइम पास करने के लिए अपना मोबाइल यूज कर रही थी। उसने ऊपर अभिमन्यु का मैसेज देखा तो जवाब में लिखा, आखिरी बार जब उन्हें घर पर छोड़ा था तब वो बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद मुझे नहीं पता। क्या तुम अपने काम पर हो? अभिमन्यु ने पूछा। और आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं अपने काम पर हूँ? इशिका ने काफ़ी रूडली जवाब दिया। वैसे भी रिसेप्शनिस्ट की वजह से उसका मूड उखड़ा हुआ था। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और धीरे से बड़बड़ाकर कहा, यह लड़की मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर भी कैसे सकती है? रिएक्ट तो ऐसे कर रही जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान किया है इसने मेरे ऊपर। अभिमन्यु ने पानी पिया और फिर धीरे से बोला, काम डाउन अभिमन्यु, ये दादी का ख्याल ज़रूर रख रही है, लेकिन तुमने इसे हायर नहीं कर रखा है। थोड़ी बदतमीजी तो झेलनी पड़ेगी। अभिमन्यु ने दूसरा मैसेज टाइप करते हुए लिखा, अच्छा ठीक है, मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। हम दोनों मिलकर दादी के हेल्थ पर बात करेंगे ताकि आगे से तुम्हें और उन्हें दोनों को ही प्रॉब्लम ना हो। इशिका को मिलने से कोई एतराज़ नहीं था। उसने तुरंत एड्रेस भेज दिया। एड्रेस देखकर अभिमन्यु को थोड़ी हैरानी हुई। अचानक उसकी नज़र इशिका के भेजे हुए एड्रेस पर गई। ये राजवंश एम्पायर में क्या कर रही है? अभिमन्यु हैरानी से बोला और जल्दी से दौड़कर नीचे जाने लगा। शायद इसके बाद अभिमन्यु को पता चल जाए कि इशिका ही उसकी दादी का ख्याल रख रही है। देखते हैं दोनों की ये मीटिंग कैसे जाती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।